अस्सलाम वालेकुम। पार्टनरशिप के लिए मैं कहता हूं कि आपको जॉइंट प्रोमिजर्स के रूल भी पता होने चाहिए और आपको एजेंसी का चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि एजेंसी का चैप्टर पढ़ा हुआ होता है तो पार्टनरशिप में बैक एंड पे एजेंसी के ही कवानीन चल रहे होते हैं। पार्टनरशिप की बात करते हैं। पार्टनरशिप और एजेंसी में अब फर्क क्या है? हम क्या पढ़ते थे, एक प्रिंसिपल है, एक उसका एजेंट है, और इन दो के अलावा दुनिया का हर तीसरा बंदा थर्ड पार्टी है। अब प्रिंसिपल की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। अब पार्टनरशिप है, तीन चार पार्टनर्स हैं जो मिल के पार्टनरशिप फर्म कहलाएंगे। ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है, डी पार्टनर है, ये चारों इकट्ठे कहलाएंगे फर्म। फर्म कोई लीगल एंटिटी नहीं है, फर्म इज द कलेक्टिव नेम ऑफ ये चार। इन चारों ने मिलकर फर्ज करें ए बी सी डी एन को या इस तरह से एन एसोसिएट अपना अगर फर्म बनाई हुई है तो फर्म इनको कलेक्टिवली कहेंगे और इनमें से किसी अकेले को पार्टनर कहेंगे। तो मैं पार्टनर्स बोलूं या फर्म बोलूं, बात बराबर है। तो खाली पार्टनर बोलूंगा तो वो एजेंट है और पार्टनर्स बोलूंगा तो वो प्रिंसिपल है। तो हर पार्टनर अपनी फर्म का एजेंट है, और जब कोई एक पार्टनर काम करेगा, अगर बी कोई काम करेगा तो बी एजेंट होगा ए बी सी डी फर्म का, और ए सी और डी उसके लिए वैसे ही लायबल होंगे जैसे एक प्रिंसिपल अपने एजेंट के लिए लायबल होता है। सी अगर कोई काम करेगा तो ए बी और डी लायबल होंगे, डी कोई काम करेगा तो ए बी सी उसी तरह से लायबल होंगे। यानी इनमें से हर बंदा खुद बहैसियत सिंगल पर्सन एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। इन सबको इकट्ठे देखें तो ये प्रिंसिपल है, इनको अकेले अकेले देखें तो ये एजेंट है। तो इन चारों में से जो भी काम करेगा इस फर्म के लिए वो बकाया लोगों को उसी तरह से रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा जैसे एक एजेंट अपने प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल ठहराता है। अगर आप लोग मेरी बात यहां तक समझ रहे हैं तो हम आगे चलते हैं। अब एक पार्टनर ने अपनी फर्म के बिहाफ पे कोई एक्शन किया। फर्म क्या करती है? फर्नीचर बनाती है। इसने जाके किसी से कुर्सियां खरीदने का मामला किया। ये एक्शन कैन बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ फर्म, क्योंकि ये जो उसने काम किया ये वही काम किया जो इसका बिजनेस है। अगर इसने वहां जाके कहो मैं उस पार्टनरशिप की तरफ से ये कर रहा हूं तो इसका ये एक्शन, इसका एक्शन नहीं काउंट होगा, ये एक्शन ऑफ पार्टनरशिप, तो इसको हम कहेंगे ये एक्ट ऑफ फर्म है। हाँ, अगर ये जाके किसी को बिजनेस एडवाइसेस देना शुरू कर दे, किसी के पैसे उठा के आगे कहीं इन्वेस्ट कर दे और उसको कहे कि मैं तुम्हें इतना रिटर्न दिलवा दूंगा, तो वो एक्ट ऑफ फर्म नहीं कहलाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये नहीं है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ मुश्किल हो जाती है कि एक बंदे ने एक काम किया तो ये देखा जाए कि वो उसने पर्सनल इंसानी कैपेसिटी में किया या अपनी पार्टनरशिप के बिहाफ पे किया है। दो चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर तो उसने वो काम किया है जो उस पार्टनरशिप का बिजनेस है, और नंबर टू ये कह के किया है कि मैं उनके बिहाफ पे कर रहा हूँ, तो फिर तो वो एक्ट ऑफ फर्म कहलाएगा। और अगर उसने काम उसी तरह का किया जो फर्म वाले करते हैं लेकिन ये कहा कि मेरा काम है, तो भी पर्सनल काम माना जाएगा। या उसने कहा कि ये फर्म का काम है जबकि नेचर कुछ ऐसी है जो उस फर्म का बिजनेस ही नहीं है, तो भी उसका पर्सनल काम माना जाएगा। तो इसका मतलब दोनों शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं, फर्म के बिहाफ पे काम करे और वो काम करे जो उस फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किए जाते हैं। पता नहीं मैं ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रहा, बात समझ आ रही है? चलते हैं आगे। पार्टनरशिप के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं? पार्टनरशिप के लिए आपको क्या चाहिए? पार्टनरशिप के लिए एक टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप पूरा होना बड़ा ज़रूरी है। हम ये कहते हैं कि पार्टनरशिप जो है वो आपकी तब साबित होगी जब 5 शर्तें पूरी हो रही हो। टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप यानी कि अगर एक ग्रुप ऑफ पर्सन ये कह दे कि हम पार्टनरशिप हैं तो मुझे देखना होगा क्या उस पर 5 निशानियां पूरी हो रही हैं। अगर उस पर 5 निशानियां पूरी हो गई तो मैं कहूँगा हाँ भाई तुम लोग पार्टनरशिप हो। अगर वो निशानियां पूरी नहीं हो रही तो मैं उनको पार्टनरशिप नहीं कहूँगा। अब वो 5 निशानियां कौन सी हैं? सबसे पहले तो 2 या 2 से ज्यादा बंदों की आपस की एसोसिएशन। एक बंदा पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। पार्टनरशिप में कम से कम 2 बंदे होंगे। ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? पार्टनरशिप के लॉ ने हमें कुछ नहीं बताया। कंपनीज एक्ट है उसका सेक्शन 9 बताता है कि 20 बंदों से ज्यादा अगर लोग हों तो कंपनी बना लेनी चाहिए। तो वी कैन एज्यूम के पार्टनरशिप में कम से कम 2 बंदे होंगे और ज्यादा से ज्यादा 20 होंगे। बैंकिंग का लॉ 10 बंदों से ज्यादा लोगों को बैंकिंग का बिजनेस नहीं करने देता एज अ पार्टनरशिप। तो अगर कोई पूछे कि पार्टनरशिप में मिनिमम मैक्सिमम कितने बंदे होते हैं तो आप बता दीजिएगा। फॉर जनरल नॉलेज हमारे पार्टनरशिप के लॉ में नहीं लिखा हुआ, कम से कम 2 वाली बात लॉ में लिखी हुई है, ज्यादा पार्टनरशिप के लॉ में नहीं लिखी हुई। कंपनी लॉ ये कहता है कि 20 से ज्यादा बंदों की पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए। बैंकिंग का लॉ ये कहता है कि 10 से ज्यादा की पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए फॉर बैंकिंग बिजनेस।
हाँ, अगर कुछ प्रोफेशनल्स अपना काम कर रहे हैं तो वो जितना मर्जी नंबर ऑफ पर्सन हो, जैसे सीए फर्म, लॉयर की फर्म, कोई और प्रोफेशन वालों की फर्म हो, वो जितने मर्जी नंबर हो उसको कोई परवाह नहीं। तो कम से कम 2 बंदे होने चाहिए। तो अगर एक बंदा बहुत सारा काम कर रहा हो और उसके बाद आपसे आके कहे देखो मेरी कितनी अच्छी पार्टनरशिप है, तो आप कहेंगे कौन सी पार्टनरशिप? कम से कम 2 बंदे होने चाहिए। तुम तो नहीं हो 2 बंदे, तो एक बंदे को पार्टनरशिप नहीं कहेंगे, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा बंदे होने चाहिए। एक चीज़ जी। अब सवाल ये है कि क्या वो लोग नेचुरल पर्सन हो? ज़रूरी नहीं। 2 कंपनियां भी अपने आपस में पार्टनरशिप कर सकती हैं, 2 इंसान भी, एक इंसान एक कंपनी के साथ भी पार्टनरशिप कर सकता है। तो पार्टनरशिप के लिए उन लोगों का नेचुरल पर्सन, कुदरती इंसान, नॉर्मल इंसान होना ज़रूरी नहीं है। दूसरी शर्त, पार्टनरशिप डीड, एग्रीमेंट होना चाहिए। जैसे हमने कहा था कि एजेंसी में प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो तो क्या ही बात है, तो हम पार्टनरशिप में भी कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि आपके दरमियान एक कागज़ पे तय हो। अगेन ज़बानी हो सकता है तय, लेकिन नेवर रिकमेंडेड कि ज़बानी हो। दिस शुड बी ऑन द पेज। इस पेज को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। इस पेज के ऊपर लिखा होता है कि कितने पार्टनर्स हैं, 5 पार्टनर्स हैं, इन 5 की क्या ड्यूटीज़ हैं, कौन कौन काम करेगा, कौन तनख्वाह लेगा, कौन नहीं लेगा, किसने कैपिटल दिया है, किसने स्किल्स लगाई हैं, किसको कितने % शेयर मिलेगा, किसको कितने % शेयर मिलेगा, जिसने पैसा दिया हुआ है क्या उसको कोई इंटरेस्ट देंगे या नहीं देंगे, जो स्किल प्रोवाइड कर रहा है क्या उसको एडिशनली कोई रेमुनरेशन देंगे या नहीं देंगे। तो अच्छी पार्टनरशिप वो होती हैं जो शुरू में ही एक कागज़ के ऊपर ईच एंड एवरीथिंग डिटेल से लिख के बैठ जाए, तो ये बन जाती है पार्टनरशिप डीड। तो दूसरी शर्त क्या है? इनके दरमियान एक बाज़ाब्ता एग्रीमेंट होना ज़रूरी है जिसमें तमाम जो कन्फ्यूजन है, तमाम रूल्स, रिक्वायरमेंट बताई गई हो। देन तीसरी शर्त क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। ध्यान से देखें, यहां ये नहीं लिखा हुआ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट / लॉस। कोई शर्त नहीं है कि सारे पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करें। प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा बंदों के दरमियान अगर एक अरेंजमेंट हुआ है तो उन सब का प्रॉफिट का हिस्सेदार होना बड़ा जरूरी है। अगर हम कहें कि 4 बंदे प्रॉफिट के हिस्सेदार हैं और 5वें को सिर्फ तनख्वाह मिलती है, तो ये पार्टनरशिप नहीं है। सिनेरियो आ सकते हैं पेपर में, और पार्टनरशिप के अंदर पास पेपर में आपके पास बहुत प्रैक्टिस है, क्योंकि पुराने ज़माने में ये और ज़्यादा डिटेल में हुआ करता था। तो इसमें तकरीबन 40+ सिनेरियो मिल जाते हैं आपको पास पेपर की प्रैक्टिस के दौरान। जब भी प्रैक्टिस करनी है आपने रिसेंट से पीछे जाना है, ऑटम 2014 तक। अगर टॉपिक तैयार हो गया तो पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको मज़ा आ रहा है और आप मज़ीद सवाल करना चाहते हैं तो पीछे जाएं। बट जहन में रखिएगा कि उससे पीछे के अक्सर सॉल्यूशंस में आप परेशान होंगे, क्योंकि उस वक्त सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता था। तो अक्सर जगह पे सॉल्यूशन में कुछ ऐसी बातें नज़र आएंगी जो आपको किताब में नज़र नहीं आ रही, तो आपने दुखी नहीं होना फिर। तो पहली चीज़ है ऑटम 2014, ये कट ऑफ अटेम्प्ट है। इस वक्त आई थी एजुकेशन स्कीम 2013, नाम क्या था? 2013 शुरू हो जाता है 1 जनवरी 2013 से, और पेपर पहली दफ़ा उसका आया था सितंबर 2014 में, पौने 2 साल बाद। तो अगर किसी स्कीम का नाम एजुकेशन स्कीम 2021 हो तो कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना। सोशल मीडिया पे सिवाय टेंशन के और कुछ नहीं है। जब तक आईकैप कंक्रीटली एक्सप्रेसली कुछ नहीं बताता, खामखा घबरा के पैनिक होकर डिसीजन मेकिंग नहीं करनी। आप अपने नेचुरल फ्लो में करते रहें, जब आएगी स्कीम देखा जाएगा। आईकैप कम से कम 6 महीने पहले तो बता ही देता है, प्रॉपर बताता है कि आने वाली है, अब आप इस तरह से करेंगे, और जब आएगी तो उस वक्त से ये पेपर की जगह ये पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो 2021 का नाम से कंफ्यूज नहीं होना। कोई पता नहीं 2022 में आए, कोई पता नहीं 2023 में आए, और कोई पता नहीं कभी भी आ जाए। तो अगेन गारंटी मैं नहीं दे सकता, बट आई कैन से कि मोर देन 90% चांस है कि आने वाली अटेम्प्ट भी महफूज है। क्योंकि अगर वो नई स्कीम पे इस वक्त तेजी से इंप्लीमेंट करने का सोच रहे होते तो अब तक बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हो चुकी होती, या चलें अगर मार्च के पूरे महीने गुजरने तक भी कोई प्रॉपर डेफिनेट अनाउंसमेंट नहीं होती, तो आप थोड़ा सा अपने आप को सेफ महफूज कर सकते हैं। तो घबरा के पेपर नहीं उठाने हैं, क्योंकि अभी मुझे पता है कि कॉलेजेस के फ्रंट ऑफिस वालों ने आपको परेशान करना है, ये पेपर ना उठाया तो रुल जाओगे। भाई उन्होंने तो अपनी सीटें फिल करनी है, तो आपने इस तरह से नहीं घबराना। आपने आईकैप से पूछना है कि बिला पॉलिसी आ गई है, और नहीं आई तो कब आनी है, वो तो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन कम से कम आपको गलत इंफॉर्मेशन से रोक लेंगे जो कॉलेजेस आपको बताने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ऐसे में ना, जब भी डिसीजन लेना है कभी भी कमर्शियल लोगों की बातों पे नहीं, ये जो ब्रांड एम्बेसडर्स मशवरे दे रहे होते हैं इनको नहीं वो करना। वो अपना 5000 पक्का करने के चक्कर में आपको रगड़वा देते हैं कि फलाना जगह बस जाओ, देखना मज़े ही मज़े। तो थोड़ा सा एहतियात करनी है, गलत लोगों के हाथों में मत खेलिएगा।
आप उन बच्चों से मशवरा लीजिएगा, उन फिजिकल बच्चों से मशवरा लीजिएगा जो जेन्युइनली एग्जिस्ट करते हैं। फेसबुक पे आधी आईडीज फेक होती हैं, तो जेन्युइन किसी इंसान से पूछेगा भाई तुमने कहां से पढ़ा था, तुम मुतमईन थी, मुझे बताओ मैं कहां से पढ़ूं। सीना ब सीना ये चीज़ ज़्यादा बेहतर चलती है। तो अगर मशवरा करना है तो इस तरह से किया करें। तो एजुकेशन स्कीम 2021 का भी मैं आपको कह रहा हूँ कि घबराना नहीं है इसको लेके कि बस ये आ गई और किसी भी वक्त, तो ये इसीलिए मैं आपको ऑटम 2014 का बता रहा हूँ कि ऑटम 2014 वाज द वेरी फर्स्ट पेपर ऑफ न्यू स्कीम, एजुकेशन स्कीम 2013। तो 2021 का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है किसी भी किस्म की, और यहाँ पे कोई ऐसी हलचल भी नज़र नहीं आ रही। और ये तो वैसे ही इलेक्शन वाला साल है, इतना टाइम ही नहीं है कि इन सारी चीज़ों पे काम हो। इस वक्त तो इलेक्शन के रोल है। हाँ, इलेक्शन में जाने से पहले पहले हो सकता है कुछ जाते जाते कुछ सनसनीखेज खबर छोड़ दे, वो भी जुलाई के आसपास। तो आई एम 90% श्योर, नॉट 100%, 90% श्योर कि सितंबर की अटेम्प्ट सेफ है, और वो पुरानी ही पॉलिसी पे है। 90% श्योर। जो भी क्लिप काट के लगाए वो 90% के अल्फाज जरूर लगाए। आप लोगों से बहुत डर लगता है जी। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट शर्त है, सब ने प्रॉफिट शेयर करना है। लॉस शेयर करें या ना करें, प्रॉफिट में हिस्सेदार होना बड़ा ज़रूरी है। इसका मतलब है कि हर पार्टनर का प्रॉफिट में हिस्सा होना ज़रूरी है। अगर सैलरी वाला कोई पार्टनर उसको प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिल रहा तो ये पार्टनरशिप नहीं है। हाँ, अगर हम कहें कि 5 पार्टनर हैं, 20-20% प्रॉफिट शेयर करते हैं, लेकिन 2 कहते हैं मैं लॉस शेयर नहीं करूंगा, बताओ ये पार्टनरशिप है या नहीं? आप कहेंगे है। लॉस शेयर करना शर्त नहीं है, प्रॉफिट शेयर करना शर्त है। तो देयर मे बी सम पार्टनर्स जो इतने ज़्यादा पैसे दे दें, अच्छा खासा पैसा, कहीं पैसा ज़्यादा दे रहे हैं, लॉस नहीं शेयर करेंगे, अब हम सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेंगे। दैट कैन बी द केस। तो हर पार्टनर परसेंटेज लेगा। फिर किताब ने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉफिट की परसेंटेज जारी होती है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो पार्टनर हो। यानी हर पार्टनर प्रॉफिट का शेयर तो लेगा, लेकिन हर प्रॉफिट का शेयर लेने वाला पार्टनर नहीं है। हर खिड़की से गिरने वाला बंदा मर सकता है, लेकिन हर मरा हुआ बंदा खिड़की से नहीं गिरा हुआ होता। तो ये अल्टरनेट नहीं चलता जी। क्या बात है, इन्होंने जो है ना वो माहौल में थोड़ा सा रंग भरने की कोशिश की। तो इन्होंने कहा हर गुलाब एक फूल होता है, लेकिन हर फूल गुलाब नहीं होता। क्या बात कर दी। ये तो जो है ना, अब 1-2 दिन तक तो बच्चे ये सुन सुन के ही पढ़ना छोड़ देंगे। क्या बात कर दी भाई ने जो है ना वो। तो ठीक है, कभी कभी लॉ के खुश्क लेक्चर में ऐसी बात हो जानी चाहिए, ठीक है। चले, मैं आपके जज्बात का एहतराम करता हूँ। तो क्योंकि मैं तो बड़ी भयानक एग्जांपल दे रहा था, खिड़की से गिर के मरने वाली, तो इन्होंने उसमें मतलब कहा कि सर थोड़ा सा तो मनोरंजन होना चाहिए, तो थोड़ा सा रौनक इन्होंने ऐड कर दी इसमें। तो अगर किसी को प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है किसी भी और वजह से, हो सकता है एक बंदे ने कहा हो कि जी मेरे प्रॉफिट के शेयर में से थोड़ा सा मेरे बच्चे को भी पहुंचा दें। हो सकता है एक पार्टनर की डेथ हो गई और तय ये हुआ हो कि जब तक उसका हिस्सा वापस नहीं मिलता उसके घर वालों को, उसकी विडो को प्रॉफिट का हिस्सा मिलता रहेगा। कभी कभी कुछ लोग कह देते हैं यार मेरा 20% शेयर है, उसमें से 10% उठा के मस्जिद को देते रहना, या मैं काम करता रहूंगा, मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट डायरेक्टली मस्जिद को देते रहना। कई दफा एक ट्रांसफर ही आप बना देते हैं। तो देयर मे बी सर्टन सिचुएशन जहां लोगों को प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है, लेकिन अगर वो पार्टनर नहीं है तो हम उसको पार्टनर नहीं कह सकते। तो प्रॉफिट का शेयर होना एक शर्त है, लेकिन एक्सक्लूसिव शर्त नहीं है। 5 शर्तों में से एक शर्त। चौथी शर्त, बिजनेस होना चाहिए, कोई कमर्शियल एक्टिविटी होनी चाहिए। बिजनेस कहते हैं प्रॉफिट के लिए किए गए वेंचर को। तो अगर आप सब लोग एक कमरे में इकट्ठे हैं और हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम बहुत सारे लोग मिलकर एक एक्टिविटी करते रहे हैं, और शायद कागज पे लिखा हुआ भी एक एक्टिविटी क्या है, 2 या 2 से ज्यादा बंदे भी हैं, लेकिन हम बिजनेस नहीं कर रहे। आई कैप कैसा इदारा है? नॉट फॉर प्रॉफिट। एजुकेशन किस चीज को कहते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट। टीचर कौन लोग होते हैं? नेक लोग, मसीहा। ठीक, हादसा निकल गया आपका जी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम मिलके कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं विच इज वेलफेयर एक्टिविटी, दिस इज नॉट बिजनेस। तो अगर लोग इकट्ठे सड़क पे ट्रैफिक ठीक कर रहे हो, सड़क पे पड़ा हुआ गंद साफ कर रहे हैं, वो पार्टनरशिप नहीं है। लेकिन अगर कुछ लोग मिलके प्रॉफिट मोटिव से इकट्ठे हुए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वो एक पार्टनरशिप है। लॉ बिजनेस में कॉमन ओनरशिप को काउंट नहीं करता। अगर एक एसेट है जो एक वक्त में एक से ज्यादा लोगों का है और उन्होंने मिलके उसको किराए पे दिया हुआ और उससे दोनों को अपना अपना रेलेवेंट किराया आ रहा है, तो लॉ इसको बिजनेस नहीं मानता।
यानी फॉर एग्जांपल एक घर है, उसके दो पोर्शन है, एक नीचे वाला पोर्शन, एक ऊपर का पोर्शन, दो अलग अलग भाइयों का। ऊपर वाले ने अपना पोर्शन रेंट पे दिया हुआ है, नीचे वाले ने अपना रेंट पे दिया हुआ है, वो अपना किराया ले रहा है, ये अपना किराया ले रहा है। देखा जाए तो दो भाइयों ने मिलकर घर किराए पे दिया हुआ है और दोनों भाइयों को किराया जा रहा है, बट ये को ओनरशिप है, बिजनेस नहीं है। क्योंकि दोनों अपने अपने तई अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना अपना हिस्सा अपने अपने तौर पे दिया हुआ है, तो इसको को ओनरशिप कहता है लॉ, ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। तो देयर मस्ट बी सम बिजनेस, कॉमन बिजनेस होना चाहिए, को ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। यानी अगर क्या होता, अगर ये दोनों भाई अपना अपना पोर्शन घर का पार्टनरशिप के नाम पे करते कि ये हमारी पार्टनरशिप का है ये घर, और ये घर पार्टनरशिप के नाम पे आप किराए पे देते हो और इससे जो पैसे आते हैं उसको आधा आधा डिवाइड करते हैं, ये बिजनेस बन जाता है। लेकिन जब आपने अपने अपने एसेट का अपना अपना हिस्सा अपने अपने तौर पे दिया, तो ये को ओनरशिप है, ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, ये बिजनेस नहीं कहलाएगी। देन पांचवी शर्त, म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। इनमें से हर बंदा दूसरे का एजेंट हो। जैसे मैंने कहा ना ए बी सी डी, तो ए बी सी डी का एजेंट है, बी ए सी डी का एजेंट है, तो ये सब एक के सब एक दूसरे के एजेंट है। अगर मिलके काम कर रहे हैं और हर बंदा उसके एक्शन से बाकी सारे लोग बाउंड हो रहे हैं, तो हम इसको कहेंगे यहाँ म्यूचुअल एजेंसी मौजूद है। तो इसको हम कहते हैं टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। अगर किसी ग्रुप ऑफ पर्सन में ये पांचों फीचर्स मौजूद हो तो वो पार्टनरशिप है। अब पेपर में सवाल आए, एक सिनेरियो दे, वो कहें बताओ ये पार्टनरशिप है या नहीं, तो आप कहेंगे एक मिनट हमें टेस्ट लगाने दें अपना, हमारा टेस्ट है ये 5 फीचर्स, ये पांचों मिल गए तो हम कहेंगे ये पार्टनरशिप है। अच्छा, सवाल में 3 मिल रहे हैं और दो ना मिल रहे हैं और आपको समझ भी नहीं आ रही, तो आप कहते हैं 3 मिल गए हैं, अगर ये 2 ऐसे हैं तो ये पार्टनरशिप है, अगर ये 2 ऐसे नहीं है तो पार्टनरशिप। जब सवाल इनकम्प्लीट होता है तो उसको बता दिया करें कि आपको जवाब पता है, उसको बता दिया करें कि आपको निशानियां पता है, सवाल में मिल नहीं रही, ताकि आपको किसी हद तक थोड़ा सा बेहतर नंबर में हेल्प मिल जाए। दो से ज्यादा लोगों ने मिल के एक एसेट आगे किराए पे या किसी तरह से चलाया हुआ और उससे आने वाला अपना अपना हिस्सा ले रहे हैं, वो कंबाइंड नहीं काउंट हो रहा, वो किसी पार्टनरशिप का एसेट नहीं है, वो लोगों का अपना अपना एसेट है। अब देखें, पार्टनरशिप फर्म एग्रीमेंट से क्रिएट होती है, को ओनरशिप में आपस में बाहमी एग्रीमेंट उन दोनों भाइयों का होना जरूरी नहीं है। इसमें बिजनेस कैरी करना शर्त है, जबकि को ओनरशिप में जरूरी नहीं कि वो लोग आपस में मिलके कोई बिजनेस कर रहे हो। नंबर ऑफ पर्सन मिनिमम 2, मैक्सिमम 20, उधर कोई लिमिट नहीं है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट वहां लाजमी है, यहां जरूरी नहीं है को ओनरशिप में। इसी तरह से हर पार्टनर अपनी फर्म का एजेंट है, लेकिन हर को ओनर एक दूसरे का एजेंट नहीं है। पार्टनर अपना हिस्सा बगैर बाकियों से पूछे किसी और को नहीं दे सकता, कि एकदम से कहते जी मेरा ये हिस्सा फलाना को चला जाए और किसी से कोई रजामंदी ना ले। लेकिन को ओनर, वो जो 2 भाई हैं उनमें से कोई भी एक भाई अपने आप को मिलने वाला किराया किसी के नाम पे भी रखवा दे, दूसरे भाई से भले ना पूछे। तो को ओनरशिप और पार्टनरशिप के दरमियान हम डिफरेंसेस देख रहे थे। ब्रेक पे जाने से पहले की फाइनल बात, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। 2 मशहूर जमाना टाइप्स हैं, पार्टनरशिप एट विल और एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जब एक पार्टनरशिप किसी खास पर्पस, टाइम के लिए बने, पर्पस या टाइम या दोनों, तो वो कहलाएगी स्पेसिफिक पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। कि जी ये पार्टनरशिप बनी है, हम ब्रिज बनाएंगे, तो जब तक ब्रिज बनेगा वो पार्टनरशिप है, ब्रिज बन गया खत्म। हम 2 साल के लिए पार्टनरशिप बनाएंगे, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो जब भी एक पार्टनरशिप स्पेसिफाई करे कि इतने टाइम के लिए या इस मकसद के लिए या इतने टाइम और इस मकसद के लिए, तो वो बन जाती है पर्टिकुलर। और आप डिफाइन कर ले कि ये पार्टनरशिप फलाना इवेंट होगा तो खत्म होगी, तो ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप है। इसके मुखालिफ होती है पार्टनरशिप एट विल। एट विल का मतलब है अपनी मर्जी है। तो पार्टनरशिप एट विल एक ऐसी पार्टनरशिप है जो लोगों की रजामंदी पे है, लोग मिलकर उसे चला रहे हैं, लेकिन जब भी कोई एक पार्टनर नोटिस दे देगा कि यार बंद करो इस सेटअप को, तो फिर बंद करना होगा। तो पार्टनरशिप एट विल जो है वो एक नोटिस से खत्म हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, जबकि पर्टिकुलर पार्टनरशिप उस इवेंट से, उस टाइम या उस पर्पस पे आके डिसॉल्व होगी। तो पार्टनरशिप एट विल में अगर हम ये तय कर दें कि ये उस दिन खत्म करेंगे जिस दिन सारे पार्टनर मिलके कहेंगे कि खत्म कर दो, तो ये भी एक इवेंट बन गया, तो पार्टनरशिप एट विल नहीं है, पर्टिकुलर। तो पार्टनरशिप एट विल क्या हुई? एक ऐसी पार्टनरशिप जिसको हमने कहा यार चल पड़ी है, चलती जाएगी, जैसे ही हम में से कोई एक कहेगा खत्म करो, खत्म कर देंगे। तो किसी का भी एक नोटिस आ गया तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। तो पार्टनरशिप एट विल इस तरह से चल रही होती है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप उस तरह से चल रही होती है। वाह। तो यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ चलते हैं और ब्रेक के बाद आके इस चैप्टर को कंप्लीट करके चैप्टर नंबर 1 में एंटर हो जाते हैं इंशाल्लाह ताला। पार्टनरशिप क्या होती है हमने समझा, फर्म किसे कहते हैं हमें समझ आ गई, पार्टनर्स कलेक्टिवली कैसे काम करते हैं वो बात भी समझ आ गई, पार्टनरशिप के एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं,
पार्टनरशिप और कंपनी में क्या फ़र्क है, को ओनरशिप में क्या फ़र्क है, और डिफरेंट टाइप की पार्टनरशिप्स। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप के पार्टनर्स की बात करते हैं। जिस तरह से जब हमने प्रिंसिपल और एजेंट वाला कॉन्सेप्ट समझा हुआ है, तो अब ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं। एक्चुअल या ऑस्टेंसिबल पार्टनर, एक्चुअल पार्टनर तो समझ आता है जो असल में पार्टनर है। ऑस्टेंसिबल पार्टनर, ये वही ऑस्टेंसिबल है जो हमने एजेंसी में पढ़ा था, जिसमें एक बंदा एजेंट होता नहीं बट एजेंट दिख रहा होता है। तो अगर एक शख्स पार्टनर है और हमने उसे निकाल दिया बट दुनिया को नहीं बताया, तो दुनिया की नज़र में वो अभी भी पार्टनर है, और इसी तरह से उसके एक्शंस की जिम्मेदारी रिमेनिंग पार्टनर्स को लेनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने दुनिया को उसका जाने का नहीं बताया। स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर, ये स्लीपिंग और साइलेंट दो खास तरह के पार्टनर होते हैं। ये ज़्यादातर इन्वेस्टर टाइप के लोग होते हैं। ये आके इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि हम आपके डे टू डे अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब ये साइलेंट और स्लीपिंग में क्या फ़र्क है? साइलेंट का मतलब है एक ऐसा शख्स जो मौजूद है मगर खामोश है। स्लीपिंग का मतलब जो मौजूद भी नहीं, सो रहा है। यानी कि साइलेंट पार्टनर इज द वन जिसके बारे में दुनिया को पता है कि ये है, बस एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, सबको ये बात पता है। स्लीपिंग का मतलब है उसका पता ही नहीं है, दुनिया को उसकी एग्जिस्टेंस का ही नहीं पता। यानी वो ऐसा पार्टनर है जो कि अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल की तरह है, जबकि जो साइलेंट पार्टनर है वो एक तरह से अननेम प्रिंसिपल की तरह है कि मौजूद है लेकिन सबको पता है यार ये खामोश है, ये तो बीच में इंटरफेयर नहीं करता, ये एक्टिव पार्टनर नहीं है। तो ऐसे में स्लीपिंग पार्टनर चूंकि दुनिया को नहीं पता, तो अगर ये छोड़ के भी जाएगा तो हमें दुनिया को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन साइलेंट पार्टनर का दुनिया को पता है, तो अगर ये छोड़ के जाएगा तो हमें इसका बताने की ज़रूरत है। नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर मतलब थोड़ा सा पार्टनर। नॉमिनल थोड़े से को कहते हैं, तो थोड़ा सा पार्टनर, ये कौन सा पार्टनर होता है? जो थोड़ा सा पार्टनर होता है, जो थोड़ा सा प्रॉफिट लेता है, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करता है, कुछ भी नहीं करता, सिर्फ अपना नाम दे देता है। कई दफ़ा क्या होता है, पार्टनर्स को किसी बंदे का नाम चाहिए होता है ब्रांड के लिए। कई दफ़ा किसी फेमस बंदे को बीच में शामिल कर लेते हैं कि ठीक है आपका नाम हम अपने साथ ऐड कर लेते हैं, प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा आपको दे दिया करेंगे, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी एक बड़ी कॉमन एग्जांपल होती है फार्मेसीज़ का बिजनेस। फार्मेसी के बिजनेस में होता ये है कि जो फार्मासिस्ट है जिन्होंने एजुकेशन ली हुई होती है, उनको गवर्नमेंट ने परमिशन दी है कि आप लोग अपने नाम से लाइसेंस लेके फार्मेसी शुरू कर सकते हैं। अगर उन्होंने करना ही बिजनेस था तो उन्होंने क्वालिफिकेशन क्यों ली? तो वो तो बिजनेस नहीं करते, और जिन्होंने बिजनेस करना होता है उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं होती। तो फिर एक बड़ा खूबसूरत सा पार्टनरशिप, एक अरेंजमेंट क्रिएट होता है कि एक बिजनेसमैन जो दुकान चलाना चाहता है वो एक फार्मासिस्ट के पास जाता है, फार्मेसी की क्वालिफिकेशन वाले के पास, उससे कहता है कि भाई तुम्हारी डिग्री तो पढ़े पढ़े ज़ाया हो रही है, नौकरी जो तुमने करनी है करो, तुम अपनी डिग्री का फ़ायदा उठाओ, तुम अपना नाम हमें दे दो, हम तुम्हारा नाम की यहाँ तख्ती लगा देंगे दुकान पे साइड पे, और हम कह देंगे दिस फार्मेसी इज़ रजिस्टर्ड टू ये वाला फार्मासिस्ट। तो वो कहेगा इससे मुझे क्या मिलेगा? तो आप कहेंगे यार देखो तुम्हारी डिग्री से आगे पीछे तो तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा था, हम तुम्हें महीने के इतना दे दिया करेंगे, हम तुम्हें प्रॉफिट में से फ़र्ज़ करें 2%, 3%, 5% दे दिया करेंगे। तो कभी कभी एक बंदा जो एक्चुअल में पार्टनर नहीं बनता, आके ना पार्टिसिपेट करता है, ना पैसे देता है, ना सर्विसेज प्रोवाइड करता है, अपना सिर्फ नाम प्रोवाइड करता है, हम उसका नाम कैश करवा के उसको यूज़ करते हैं और उसके नाम के एवज उसको थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा शेयर ऑफ प्रॉफिट दे देते हैं। बट दुनिया की नज़र में वो पार्टनर है। अगर कल को कोई गड़बड़ होगी तो दुनिया उसको भी जाके पकड़ सकती है और वो लायबल होगा, जैसे पार्टनर्स लायबल होते हैं। तो इसलिए आपने उसको पार्टनरशिप में हिस्सेदार बना दिया है। वो काम नहीं कर रहा, लेकिन दुनिया की नज़र में जब भी फार्मेसी का कोई भी मसला आएगा सबसे कहेंगे किस बंदे के नाम का लाइसेंस है, उसको पकड़ो जाके, पुलिस भी इसी को पकड़ेगी। तो इसलिए ये एक इस चीज़ का रिस्क है जिसके तहत लोग फिर ये रिस्क लेते हैं और उसके अगेंस्ट थोड़े थोड़े से पैसे ले रहे होते हैं। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, ये थोड़ी बात पहले हमने बात की थी कि कुछ लोग जो है वो सिर्फ प्रॉफिट के पार्टनर होते हैं, लॉस के पार्टनर नहीं होते। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर रहे हो। सब पार्टनर, जैसे सब एजेंट था ना, तो सब पार्टनर एक अनऑथराइज सब एजेंट की तरह होता है। यानी कि पार्टनर्स हैं ABCD, इन सबको 25-25% शेयर मिलना है। ए ने क्या किया, अपने काम में किसी और बंदे मिस्टर जी से कह दिया यार तुम काम में मेरा हाथ बटा दिया करना, मैं खुद से तुम्हें 10% ऑफ प्रॉफिट दे दिया करूंगा, मैं अपने हिस्से में से तुम्हें दे दिया करूंगा। यानी कि ABCD ये 4 पार्टनर है, दुनिया की नज़र में भी 4 पार्टनर है, लेकिन A और Z ये जानते हैं कि ये लोग आपस में मिलकर काम डिवाइड करते हैं। A को जो काम मिलता है Z इसकी मदद करता है, Z की हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Z इज जस्ट लाइक अनऑथराइज सब एजेंट।
जी के किसी भी काम की बी, सी और डी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। जी अगर कोई भी नुकसान करेगा तो उसका एक ही बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा, वो है ए। अगर बाकी पार्टनर इजाजत दे दे कि हाँ भाई जी को ले आओ बिजनेस में, तो बेसिकली वो तो फिर पार्टनर बना लिया उसे। तो इसका मतलब ये है कि सब पार्टनर हमेशा एक अनऑथराइज सब एजेंट की तरह है, क्योंकि अगर वो ऑथराइज और सबकी मर्जी से आ रहा है फिर तो वो एक एक्चुअल में पांचवा पार्टनर है। तो सब पार्टनर हमने कहा इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड सब एजेंट की तरह है। फिर पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट। अगेन एस्टॉपल अभी थोड़े पहले भी हमने बात की कि दुनिया की नज़र में पार्टनर है, हमने दुनिया को नहीं बताया। ये होल्डिंग आउट क्या होती है, इसके ऊपर बात करते हैं। चैप्टर में एक कंफ्यूजिंग चीज़ होल्डिंग आउट है, तो सबसे एंड पे ज़रा इसके मौमे को भी डिस्कस करते हैं कि क्या है। किताब से कुछ नज़रियाती इख्तिलाफ भी हैं, एक दो चीज़ें थोड़ा सा गलत तरीके से भी लिखी हुई हैं। बहरहाल मैं आसान सा टोटका भी बता दूंगा आपको याद रखने के लिए, और बाकी हम किताब से देख लेंगे। तो इसके ऊपर अभी नहीं, थोड़ा सा आगे चल के हम बात करेंगे एस्टॉपल और होल्डिंग आउट वाले पे। जी जो एस्टॉपल है वो कैटेगरी है, और उसकी वजह से जो आपकी जिम्मेदारी बनती है वो ऑस्टेंसिबल है। तो ऑस्टेंसिबल बेसिकली अथॉरिटी की किस्म है, और एस्टॉपल पार्टनरशिप की किस्म है या पार्टनर की किस्म है। तो अगेन जो पार्टनर बाय एस्टॉपल होगा वो ऑटोमेटिकली ऊपर ऑस्टेंसिबल पार्टनर में काउंट हो रहा होगा। ये कंक्लूसिव लिस्ट नहीं है, इनमें से एक बंदा एक से ज्यादा जगह पे हो सकता है। जैसे हो सकता है नॉमिनल पार्टनर पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली हो, और हो सकता है नॉमिनल पार्टनर साइलेंट भी हो। तो ऐसा नहीं है कि ये हम एक्सक्लूसिव लिस्टें पढ़ रहे हैं, ये हम देख रहे हैं कि क्या क्या नाम इस्तेमाल होते हैं पार्टनर्स के लिए, और हम उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसलिए ये नीचे वाली कैटेगरी सबसे ऊपर वाली कैटेगरी के साथ मिलकर भी पढ़ी जा सकती है। जी असल में उसकी डिग्री ही उसकी गुडविल है। बेसिकली उसके नाम पे बिजनेस चल सकता है, उसके पास ये वर्थ है, उसके पास ये लाइसेंस की कैपेबिलिटी है कि कोई आम आदमी अपने लाइसेंस पे दुकान नहीं शुरू कर सकता, लेकिन उसकी डिग्री अगर उसके पास है तो उसके नाम पे वो शुरू कर सकता है। जी काफी गलत है। मैं तो पार्टनरशिप का एक तरीका बता रहा हूँ ना, ऐसा हो रहा है बिजनेस कर रहे हैं, लीगल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो एक अलग बात है। हम तो इस वक्त पार्टनरशिप की कैटेगरी पढ़ रहे हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठप्पे लोगों ने दिए हुए होते हैं, जज के ठप्पे पड़े हुए होते हैं लोगों के पास, डॉक्टर के साइन पड़े हुए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ठप्पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं। हर प्रोफेशन आपको कुछ ना कुछ पावर देता है, अगर आप उस पावर को गलत इस्तेमाल करें तो वो सही नहीं है। हाँ अगर वो बंदा अपना नाम देते हुए क्वालिटी कंट्रोल्स का ध्यान रखे कि अच्छा मैं देखूंगा कि आप दवाई सही लेके आते हो या नहीं, मैं ये देखूंगा, अगर वो इन्वॉल्व हो रहा है, टाइम दे रहा है, और वो इस चीज़ को इंश्योर कर रहा है कि मेरा नाम इस्तेमाल होता है, तो बेमानी तो नहीं हो रही, फिर सही है। लेकिन कॉमनली ऐसा होता नहीं, कॉमनली बिजनेस के यहाँ कुछ और होता है।